Good morning, everyone. Today we are going to discuss some advanced practice questions, or you can say the revision paper discussion. So let us go with the question number 38, paper 1, question number 38. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या गिवन है। आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें AB और AC दोनों इक्वल है और कोऑर्डिनेट ऑफ A है 2,2। तो देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों ABC, और इसमें जो A है इसके कोऑर्डिनेट है 2,2। मीडियंस थ्रू B एंड C आर दिस रेस्पेक्टिवली। तो B से जो मीडियन जा रही है वो है आपकी 3y प्लस 2x इक्वल टू 6, और जो C से मीडियन जा रही है वो वाली लाइन है 3y माइनस 2x इक्वल टू -2। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यदि मैं ये वाली मीडियन भी ड्रॉ कर दूं और ये D पे कट करती है तो ये G होगा, हाँ या नहीं। तो मुझे बच्चों बताओ, जो G पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए। 3y माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3y प्लस 2x इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दो। तो मुझे सभी बच्चे G के कोऑर्डिनेट बताइए कि G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द G? टू कॉमा 2/3। अरे यार का नाटक है यार, गुस्सा आता है यार। मैसेज करके बताएं बच्चे, बोले ना। तो टू कोमा 2/3 ये आपका आगे सेंटर है। और यदि आपके पास 2,2/3 सेंट्रोइड आ गया है तो आप D के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड जो होता है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आपसे D के कोऑर्डिनेट आ गए, ये A पॉइंट है, ये G पॉइंट है, ये D पॉइंट है या नहीं। तो ये है आपका तो सेक्शन फॉर्मूला से D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करेंगे बच्चों, ये आपका आया 2,2, ये आपका आ गया 2,2/3, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। ठीक, now what you will do, B पॉइंट और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या? B पॉइंट और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या? बेटा ये मीडियन है ना, तो B और C के कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हो। बेटा पहले उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देंगे अपन, उसके लिए पहले अपने को B और C के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे ना, कि B और C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो उसके लिए देखो, आप ऐसे समझिए कि जो B के कोऑर्डिनेट आएंगे, आप उसमें देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया है आपका 2,0, ठीक है। और जो B पॉइंट है वो अपना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है 3y प्लस 2x इक्वल टू 6 वाली लाइन पर, तो उसको कुछ मान लेंगे, अल्फा कोमा बीटा मान लो सपोज, या फिर x को अल्फा मान लो, तो y हो जाएगा आपका 6 - 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3।
और सी जो हो जाएगा, इसमें यदि एक्स को बीटा मानते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना -2 + 2 बीटा अपॉन 3। तो इन दोनों का मिड पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, और 6 - 2 अल्फा बाई 3 प्लस -2 + 2 बीटा बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो इनको कंपेयर करके अपने पास अल्फा बीटा आ जाएंगे। तो आप यदि कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, चेक करो। आई थिंक अल्फा की वैल्यू 3 आ रही होगी और बीटा की वैल्यू 1 आ रही होगी। चेक करें यही आ रही है क्या? ठीक, अल्फा 3 और बीटा 1 आ गया, मतलब आपके पास बीसी की इक्वेशन आ गई। जो इक्वेशन बीसी होगी, लाइन बीसी जो होगी वो y = 0 आ गई। कैसे? क्योंकि इनके बी और सी के जो y कोऑर्डिनेट हैं वो 0 आ गए। ठीक, क्लियर? अब देखो काफी बच्चे कहेंगे कि सर ये तो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया है, कोई शॉर्टकट बताइए। मतलब मैंने मेथड इसलिए डिस्कस किया कि बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन इस तरीके से व्हाट्सअप किया था कि सर इस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो बेटा देखो आपने क्या किया, आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरह अप्लाई कर लिया। यहाँ पर एक मेथड अभी सोचिए कि हमने इस इंफॉर्मेशन को तो यूज में नहीं लिया कि ए बी इक्वल टू ए सी है। यदि ट्राइंगल आइसोसेलिस होता है तो एक सिंपल सी बात होती है आपके पास कि आइसोसेलिस ट्राइंगल में यदि ये मीडियन है तो यही एल्टीट्यूड भी होता है। तो ये जो एडी है, एडी वाले भाई साहब की इक्वेशन आपको पता है, एडी की जो इक्वेशन है ये x = 2 है। तो ये जो BC होगा इसकी इक्वेशन y = 0 होगी, क्योंकि 2,0 से पास करती है और एडी के परपेंडिकुलर। तो आपको बी और सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्टली y = 0 इक्वेशन ऑफ BC बोल सकते थे विद द हेल्प ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए टाइम बचाना था। अब y = 0, ये जो लाइन है कोड BC, ये एलिप्स कौन सा आपका x² + 2y² = 20 पे कॉर्ड इंटरसेप्ट करती है। तो उसके साथ सोल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, ±2√5, 0। ये आपके पास x के कोऑर्डिनेट आ गए। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछिए, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाएगा, 4√5। तो जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट था, क्लियर है क्या? जब भी हम डिस्कशन करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन के अंदर यदि आपने कुछ कैलकुलेशन की हुई है तो जल्दी से उसको कमेंट करें ताकि अपन उसको जल्दी से समराइज कर सकें क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, एक हमें रेगुलर डेकागन गिवन। क्या गिवन आपको? रेगुलर डेकागन। इफ रेगुलर एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, रेगुलर डेकागन का इसका एरिया इतना है, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है a1 a2 a1 a3 a1 a4 a1 a10, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो रेगुलर डेकागन की प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व करते हैं। समझो ये आपका रेगुलर डेकागन a1 a2, ये अपना आ गया a3, ये इसका सेंटर है, इधर लेफ्ट साइड में अपने पास एक पॉइंट आ जाएगा a10। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पॉइंट्स आएंगे, जब मैं इस O पॉइंट को A से OA1 OA2 इन सबसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो 10 साइडेड का पॉलीगन है, 10 साइडेड पॉलीगन है बेटा, 10 साइडेड पॉलीगन। यदि ये पॉलीगन 10 साइडेड है तो आप मुझे बच्चों ये बताओ, ये जो एंगल A1 OA2 होगा ये कितना होगा, जल्दी से बताइए। टोटल एंगल जो होगा, सर्कमफ्रेंस जो होगा, वो सेंटर पे 2π एंगल सबटेंड करती है और 10 साइडेड पॉलीगन है, तो 2π/10 एंगल होगा या नहीं होगा? 2π/10। दैट मीन्स
दिस एंगल इज पाई बाई 5। लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली है आर। लेट्स से रेडियस है आर। यदि आपकी रेडियस आर है तो डेल्टा ओ ए वन ए टू, ये जो छोटा सा जो ट्राइंगल बना इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया ये याद करो, एक साइन रूल की कंसेप्ट से हम एरिया निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हाफ बी सी साइन ए, मतलब आर इंटू आर, दो एडजेसेंट साइड्स, उन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दिस थिंग। क्लियर? अब ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल बनेंगे बच्चों? ये ट्राइंगल था, A2 के साथ बनेगा, A4 के साथ बनेगा। ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनने वाले हैं? 10 ट्राइंगल बनेंगे। तो ये जो पॉलीगन का जो एरिया था, जो कि हमें 5 साइन पाई बाई 5 के इक्वल था, इसका वैल्यू 10 टाइम्स इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, 10 टाइम्स आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 5। तो यहां से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब जो आपने रेडियस मानी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो रेडियस आ गई 1। क्लियर है बात? इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? कि आपके पास जो रेडियस आ गई, अपन ने पॉलीगन की रेडियस निकाली, ठीक। अब आपको देखो साइड लेंथ निकालने का कंसेप्ट आता होगा। यदि नहीं आता है तो उसको ध्यान से नोट कर लेना, समझ लेना। इस टाइप के केस में जब भी हमें कोई भी साइड लेंथ निकालनी होती है तो आप उसके कंसेप्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं। कोई भी साइड लेंथ A1 A2 है, सपोज A1 A2 निकालनी है, इसी तरीके से A1 A3 भी निकाल सकते हैं। ये जो एंगल होता है A1 A2, ये जो टोटल एंगल होता है ये होता था 2 पाई बाई एन। तो ये जो हाफ एंगल है ये होता है पाई बाई एन, हाफ एंगल होता है पाई बाई एन। ये पॉइंट है एम, ये 90 डिग्री, ये रेडियस। तो बताइए इसके अंदर आप A1 A2 यदि आपको निकालनी, कोई भी साइड लेंथ यदि निकालनी है, तो A1 A2 होता है डबल ऑफ A1M। ठीक है? तो बताइए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर साइन पाई बाई एन, परपेंडिकुलर इज A1M अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस इज R। तो A1M की वैल्यू R साइन पाई बाई एन, तो 2R साइन पाई बाई एन। ये बच्चों जनरल होता है। यदि किसी सर्कल के अंदर अपन पॉलीगन को इंस्क्राइब करें या फिर अपन इस तरीके से बात करें तो A1 A2 की जो लेंथ होती है वो होती है 2R साइन पाई बाई एन। ठीक है? तो अपने को जो निकालना है वो निकालना है A1 A2 इंटू A1 A3, A1 का A3 के साथ, A1 का A4 के साथ। ये जो डिस्टेंसेज आ रही हैं इन सारे डिस्टेंसेज का प्रोडक्ट। ठीक है? तो A1 इंटू A2, बच्चों बताओ A1 इंटू A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 इंटू A2 निकाल चुके हम लोग, R का वैल्यू 1 है। R का वैल्यू कितना है बेटा? जल्दी बताओ। वन है या नहीं? तो आपके पास आ जाएगा ये 2 साइन 18 डिग्री, एन का वैल्यू भी 10 है। A1 A3, A1 A3 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? A1 A3 कितना एंगल सबटेंड करेगा? A1 A2 जैसे टोटल एंगल सबटेंड कर रहा था A1 A2 पाई बाई एन, तो वो A1 A3 जो होगा वो डबल एंगल करेगा ना, तो वो हो जाएगा आपका 2 साइन 36 डिग्री। A1 A4 कितना करेगा? 2 साइन 54 डिग्री। A1 A5 कितना करेगा? 2 साइन 72 डिग्री। ठीक है? A1 A6 यही होगा, A1 A7 यही होगा, A1 A8, A1 A9, और A1 A10 रिवर्स हो जाएंगे। टोटल 9 टर्म थे और बीच वाला जो होगा वो हो जाएगा 2 साइन 90 डिग्री।
ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरीके की आएंगी। चमक गई क्या बात कि 2 sin 18 डिग्री का स्क्वायर, 2 sin 36 डिग्री का स्क्वायर, 2 sin 54 डिग्री का स्क्वायर, 2 sin 72 डिग्री का स्क्वायर, 2 sin 90 डिग्री। ये जो A1 A10 है और A1 A2 है ये बराबर होंगे, A1 A3 और A1 A9 बराबर होंगे। तो ऐसे टोटल 9 टर्म्स थे, उनमें से 4 टर्म तो सेम हो जाएंगे तो उनके स्क्वायर हो जाएंगे और बीच वाला टर्म आ जाएगा 2 sin 90 डिग्री, एंगल डबल होता जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पर आप बच्चों मुझे सिंपल सी कैलकुलेशन बता दो, ये तो अपना 2 हो गया, ये वाले भाई साहब है 2 sin 18 डिग्री और ये वाले भाई साहब है 2 cos 18 डिग्री। sin 72 डिग्री को हम cos 18 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आसानी से। तो जब अपन इनको 2 cos 18 डिग्री लिख सकते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देंगे, एक 2 तो रहेगा ही रहेगा, sin 18 इंटू cos 18 कितना हो जाएगा sin 36 और एक 2 रहेगा। ये भाई साहब है sin 36 तो ये cos 36, ये दोनों मिलकर के sin 72 बना देंगे, यस और नो? तो ये दोनों मिलकर के यदि sin 72 बना देंगे तो 2 टाइम्स sin 72 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 और 4 16 इंटू 2 32, ये भी स्क्वायर रहेगा। sin 36 की वैल्यू पता है अपने को, sin 36 डिग्री का स्क्वायर, हमें तो sin 18 की वैल्यू पता है तो इसको अपन लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, ये हो जाएगा cos 18, cos 18 को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री। पता तो हमें sin 36 भी है लेकिन आसानी से जो वैल्यू याद है वो तो इनकी याद है, याद करो। sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4 होती है और cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √5 प्लस 1/4 होती है। इन वैल्यूज को बेटा हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर हुआ या नहीं? बोलो जिनको भी 39 में डाउट थी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। देखो बेटा 43 जो क्वेश्चन है ये काफी आसान है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें। ABCD 4 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ABCD कैसे 4 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स और जो कि किसके अंदर है, AP के अंदर। तो बेटा AP के अंदर है तो इस AP का यदि मैं कुछ कॉमन डिफरेंस मान लूं, लेट्स से द कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D, तो अपन B इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D। ये जो इक्वेशन दी हुई इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ A माइनस B, तो A माइनस B इज माइनस D प्लस K टाइम्स B माइनस C इज D स्क्वायर, C माइनस A इज 2D का क्यूब, 2D का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 2D का क्यूब 8D क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा A माइनस D, बोलो A माइनस D का वैल्यू कितना होगा, 3D माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 60, B माइनस D कितना हो जाएगा 2D, 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर, C माइनस D माइनस D, तो दिस इज माइनस का D। चेक करो बच्चों ये कहानी बन रही है नहीं, सब में से कॉमन निकाल दो क्योंकि D 0 नहीं है, D 0 नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। D 0 क्यों नहीं है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो D को तो हटा दो, तो D को हटा दिया, -2 प्लस KD
प्लस 8d² इज इक्वल टू -6 प्लस 4d माइनस का d²। तो यहाँ से बच्चों d में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही होगी सबको, दैट इज 9d² प्लस k-4 इंटू कैपिटल D प्लस 4। चेक करें यही बन रही है क्या, यस और नो, साथ साथ बताते जाएं कि आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो यही बन रही है क्या। 9d² प्लस k-4 इंटू D प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये बताओ कि जो कैपिटल D के अंदर यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो कैपिटल D का वैल्यू कैसा होगा। कैपिटल D एक रियल नंबर होगा ना, तभी तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स आएंगे एपी के अंदर। तो यदि कैपिटल D एक रियल नंबर होगा तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² k-4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी अपन परफेक्ट स्क्वायर में लिख दें, 12 का स्क्वायर, तो k-4 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a प्लस b, तो ये हो जाएगा k प्लस 8, a माइनस b k-16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वैल्यूज ऑफ k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 8 यूनियन 16 टू इन्फिनिटी। ये आपके k का इंटरवल आ गया। जब आपके पास k का इंटरवल आ गया तो इन्हीं के बारे में आपसे ऑप्शन में पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज 16। तो 16 कैसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नहीं होता, तो बी ऑप्शन। एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू इज a-8, तो दिस इज सी। तो आपके आंसर आ जाएंगे बी एंड सी। तो जिन बच्चों को, काफी बच्चों को डाउट था क्वेश्चन नंबर 43 में, यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, क्लियर हुआ तो भी बताइए, और जो बच्चे शांत बैठे हैं वो किस लिए आए हैं ये भी बताइए। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये 46 क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ खास है ही नहीं इसके अंदर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द सेट एस 0 to 9, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। नंबर ऑफ वेज that a and b integers with replacement so that mod of a minus b is greater than 6, कि a minus b जो भाई साहब हैं इनका जो मोड है ये 6 से बड़ा होना चाहिए, mod of a minus b is greater than 6। तो बताइए इस सेट में से यदि a और b लेंगे तो a और b की जो पॉसिबिलिटी है mod a minus b की, वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, द डिफरेंस कुड बी 7, द डिफरेंस कुड बी 8 एंड द डिफरेंस कुड बी 9। इससे तो डिफरेंस हो नहीं सकता है, 9 और 0 का डिफरेंस तो 9 ही हो सकता है। तो डिफरेंस जो होगा ए और बी का, बिकॉज ए और बी की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, तो इस प्रॉपर्टी को यदि मैं सेटिस्फाई करने की बात करूं, इस प्रॉपर्टी को mod a माइनस बी, यदि मैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की चर्चाएं करूं आपके साथ, तो वो यही आएंगे कि mod a माइनस बी की जो वैल्यू होगी या तो वो 7 होनी चाहिए, या वो 8 होनी चाहिए, या वो 9 होनी चाहिए, यस और नो। तो बच्चों आपके पास mod a माइनस बी की 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग अपन a और b की पेयर के बारे में बात कर सकते हैं कि a और b के क्या पेयर। तो a और b के पेयर देखो, 7 कैसे होगा, 0 हो जाए a और b हो जाए 7, 0 8 और 0 9, a यदि 0 कर दिए तो 3 पॉसिबिलिटी आ। a का वैल्यू यदि मैंने 1 कर दिया तो b का वैल्यू कितना हो जाए, 8 हो जाए, a यदि 1 हो जाए तो b 9 हो जाए, a यदि 2 हो गया तो b 9 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं 2, और a यदि 3 हो गया तो b के कोई भी नंबर नहीं है। यदि a को b के कितने आ गए, कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए, और 6 ही इनके रिवर्स, 6 तो ये और 6 इनके उल्टे, तो इनटू 2, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 12। तो नंबर ऑफ वेज टू इंटीजर ए बी विद रिप्लेसमेंट चूजन सच दैट दिस इज 12, तो आंसर इतना आ जाएगा 12, तो ये आपका 20 वाला गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद करते हैं ऑप्शन सी और डी के बारे में। ऑप्शन सी और डी में बच्चों क्या गिवन है, number of the 10 digit number that can be formed using each and every digit of s
10 डिजिट के नंबर बनाने विच आर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 3। 2 से डिविजिबल यूजिंग इच एंड एवरी डिजिट ऑफ एस, मतलब जो भी नंबर्स होंगे टोटल 10 ही डिजिट है बेटा, और 10 डिजिट का अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 10। तो अब इनका जो सम है ना, सम वो कितना है, 0 से लेकर के 9 तक की सारी डिजिट्स यूज में आ रही हैं। फैक्टोरियल 10 नहीं कर पाएंगे अपन, टोटल नंबर्स वो जितने भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पर। तो 0 से लेकर के 9 तक का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 दैट इज 45। और तो ये तो 3 से डिविजिबल होता है, होगा या नहीं होगा बेटा, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो एवरी नंबर विच विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। बट इस क्वेश्चन में बोला गया वो बताओ जो 3 से डिविजिबल ना हो, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो 0 नंबर होंगे, आंसर आपका सी है। तो जिनको डाउट था 46 में, आई होप क्लियर हो गया होगा, काफी एलिमेंट्री क्वेश्चन है। क्लियर, चलो अगला जो अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने वो है क्वेश्चन नंबर 49। The distance between the two parallel line is 1 unit. A point A is chosen the line between the line chosen on to lie between the line at a distance d from one of them. Triangle ABC is equilateral with B on one line and C on the other parallel. The length of the side of the equilateral triangle इस फॉर्मेट में आएगी, तो उसकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों क्या किया जाए, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, दो पैरेलल लाइंस जिनकी बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये है 1, तो मैं इसको डी मान लूँ सपोज, तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस डी हो जाएगी, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90। यहाँ पर अपन ने कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया ऐसे, समझ, ये अपना इक्विलेटरल, इस पर एक पॉइंट आ गया बी और इस पे आ गया सी। तो अपने को ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड लेंथ निकालनी है। तो बेटा मैं इसकी साइड लेंथ को कुछ एक्स मान लूँ, चलो कुछ एंगल मान लेते हैं, सपोज ये थीटा है, तो ये वाला अपना 60 डिग्री है, ये पॉइंट एम है सपोज, तो एंगल सी ए एम, ये एन है सपोज, एंगल बी ए एन, ये सब निकाल लो आप, ये थीटा ये 90, तो एंगल बी ए एन हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, एंगल बी ए सी 60 डिग्री, तो एंगल सी ए एम कितना आ जाएगा 30 प्लस थीटा। चेक करो यही आ रहा है क्या, सभी लोग पहले चेक करके बताओ कि ये एंगल सही होंगे क्या। अब एक काम करो आप, ट्राइंगल एएमसी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एएमसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सब लोगों को ये बात चमक रही होगी, किसी को नहीं चमक रही है तो बताओ। ठीक, ट्राइंगल एएमसी यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर यदि मैं, मेरे पास एंगल सी एम पता चल गया थीटा के टर्म में 30 प्लस थीटा, तो एंगल सी एम में मैं डी और एक्स में यदि रिलेशन निकालूं तो क्या रिलेशन आएगा, मुझे बेस पता है, मुझे हाइपोटेनस पता है, तो कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज डी बाई एक्स। इसी प्रकार से एक ट्राइंगल यदि मैं ए एन बी ले लूँ, ए एन बी, उसमें मुझे ए बी जो है ना वो भी एक्स है, वो भी साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड लेंथ इक्वल होगी, तो उसके अंदर यदि मैं, मेरे को परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो उसके अंदर यदि मैं साइन थीटा का कंसेप्ट लगा दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 1 माइनस डी एंड द बेस इज डी एक्स, तो एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया, इन दोनों से आपके पास क्या आएगा, दोनों रिलेशन। देखो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, आप उल्टा कर दो, ऊपर वाले को डी मान लो, नीचे वाले को 1 माइनस डी मान लो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो एंगल जो एजम्पशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दूं क्या, cos 30 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा,
इज इक्वल टू डी अपॉन 1 माइनस डी। ये तो थीटा की टर्म में रिलेशन आ गया। अपने को तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालनी, बताओ बच्चों। थीटा को एलिमिनेट कर दो तो ये तो क्या होता है, कॉस ए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्रीज रूट 3/2 इंटू कॉस बी कॉट थीटा माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन ए इंटू साइन, तो डी अपॉन 1 माइनस, यहाँ से कॉट थीटा आ गया, तो कॉट थीटा आ गया। ये जो इक्वेशन है साइन थीटा, यहाँ से कॉट थीटा निकल रहा है, आ जाएगा ना। कॉट थीटा की वैल्यू साइन थीटा है 1 माइनस डी अपॉन एक्स, तो साइन थीटा होता है ये डी और ये एक्स, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे अपन, यहाँ पुट कर दो तो रूट 3/2 कॉट थीटा इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस डी इज इक्वल टू डी अपॉन 1 माइनस डी प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में यदि एलसीएम ले लेंगे ना तो 1 माइनस 2d, ये 2 और 1 माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2d प्लस 1 माइनस डी और ये नीचे आ जाएगा रूट 3। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। So value of x square, the value of x square is equal to d square plus 2d plus 1 by 3 minus माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो यहाँ से बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई अंडर रूट में, इसके साथ कंपेयर कर देंगे अपन, आपके पास अल्फा बीटा गामा आ गया, वैल्यू आ गया। चेक करो ये आ रहा है, क्या आ रहा है फाइनल आंसर। कंपेयर करने पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या आएंगी, सभी बच्चे बताएं अभी जल्दी से जल्दी। कंपेयर करने पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या आएंगी। बार आ जाएगा तो अल्फा तो 2 आ गया, बीटा 1 आ जाएगा और गामा गामा आ जाएगा 3। ये जो है ना ये लेमडा नहीं है, गामा होगा मेरे हिसाब से। ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 2 प्लस 9, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 19। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 19। ठीक है, वहाँ पे एरर है, वो लेमडा की जगह गामा होगा ना। क्लियर हो गया, चमक गई बात। चलें बच्चों आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
एक लाइन है x प्लस 2y प्लस a इक्वल टू 0, ये एक इंटरसेक्ट द सर्कल, दो पॉइंट पे कट करती है, तो सिंपल सी बात है। और एक दूसरी लाइन है जो एक दूसरे सर्कल को कट करती है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। मतलब ये समझो आप कि एक सर्कल है ये, उसको ये लाइन कट कर रही दो पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट। एक दूसरा सर्कल है, और वो दूसरा सर्कल कैसे हो सकता है, इसको भी इंटरसेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करेगा कैसा है सर्कल, वो इसको सी और डी पे कट करती है। अब हमने क्या किया, ए बी सी डी से पास करने वाला एक नया सर्कल बना दिया, ए बी सी डी से, ये आपस में सपोज पी पॉइंट पे कट कर रही, ए बी सी डी से पास करने वाला सर्कल। कुछ इस टाइप की। तो एबीसीडी से जो पास करने वाला सर्कल है वो उसकी इक्वेशन निकालनी है बस आपको, ठीक है। तो बताओ क्या कंसेप्ट यूज में लोगे। जो ये जो नया सर्कल है एस इक्वल टू 0, इसके लिए तो पी ए इंटू पी बी का वैल्यू पी सी इंटू पी डी के इक्वल होगा, बिकॉज ये पी टी स्क्वायर के इक्वल होगा, याद करो। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर, ठीक है, एक रिलेशन तो यार, दूसरा रिलेशन जो ये नया सर्कल होगा ये एक गिवन सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। मतलब यदि ये वाला सर्कल है S1, ये वाला सर्कल है S2, तो जो नया सर्कल है S इक्वल टू 0, उसको आप S1 प्लस लेमडा टाइम्स फर्स्ट लाइन इससे भी दे सकते हैं, और दूसरा सर्कल S2 प्लस लेमडा टाइम्स जो दूसरी लाइन 12x प्लस 6y 12x माइनस 6y माइनस 41 इक्वल टू 0, इन दोनों से इनकी इक्वेशन दे सकते हैं, फिर इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखो इसका थोड़ा सा आगे डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने देखो दो सर्कल आपके पास गिवन थे, मान लिया C1 C2, और उनकी दो लाइंस थी L1 और L2, ये अपने को दिया हुआ था। तो अपन यहाँ पर जो पॉइंट P की जो मैं बात कर रहा था, ये जो पॉइंट P जो कट कर रहा था डायग्राम में, तो ये जो पॉइंट P है ये उनके रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। पॉइंट P विल लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ द बोथ द सर्कल्स, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि उस पॉइंट P से दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो रही है नहीं हो रही है। और तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, दोस पॉइंट लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स। तो बताइए कि जो सर्कल 1 है, ये वाला सर्कल 1 है और ये वाला सर्कल 2 है, तो इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस होती है वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होती है नहीं होती है। तो जो P पॉइंट होगा वो उनकी रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा, तो P लाइज ऑन, P किसके ऊपर लाई करेगा बेटा, P लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस। तो उस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ये आ रही है, चेक करो सभी बच्चे मुझे चेक करके बताएं कि उनकी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ये आई या नहीं आई। कि उनकी जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होगी दैट विल बी 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यस और नो। अब बच्चों बताइए मुझे कि जो लाइन 1 थी, लाइन 1 और लाइन 2, और ये जो रेडिकल एक्सिस आएगी, रेडिकल एक्सिस लाइन 3, ये तीनों लाइन एक P पॉइंट पे कट कर रही है नहीं कट कर रही, ये तीनों लाइन P पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब ये तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी, और तीनों लाइन कॉन्करेंसी की कंडीशन लगा दो, यहाँ से आपके पास A का वैल्यू आ गया 2, कॉन्करेंसी की कंडीशन लगाते ही डिटरमिनेंट 0 कर दिया, तो A का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब अपन ने देखो मैंने अभी लिखा था सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, C1 से पास करने वाली सर्कल की इक्वेशन, पहला सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स लाइन, तो A की वैल्यू आ गई तो सर्कल की इक्वेशन आ गई अपने पास। तो देखो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई। यस और नो। ठीक है, तो ये जो अपने को जो रिक्वायर्ड सर्कल था, जो नया सर्कल जो ABCD को कॉन्साइक्लिक कर रहा था,
वो सर्कल अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम दिस लाइन एक्स प्लस 2y, ए की वैल्यू निकालने पे ये 2 आ गई। सपोज लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 5। सपोज अब अपन क्या करेंगे, हमें यही कंसेप्ट अपन दूसरे सर्कल से भी कर सकते थे। दूसरे सर्कल को और सर्कल को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा, तो इसलिए अपन क्या करो, इस सर्कल की जो सर्कल C2 है या S2 है उसके साथ कॉमन कोड निकाल लो। कॉमन कोड ये वाला सर्कल C2 और ये वाला सर्कल, इन दोनों की कॉमन कोड निकाल दो। इन दोनों की कॉमन कोड निकाल दो, और जैसे ही आपने इन दोनों की कॉमन कोड निकाली, कॉमन कोड तो कॉमन कोड की इक्वेशन आपके पास आ गई लेमडा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और जो लाइन जो CD की इक्वेशन थी, CD की इक्वेशन 12x माइनस 6y माइनस 40, ये दोनों सेम होंगी। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों क्या कर रहे हैं, कंपेयर करो। इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करोगे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों बताओ लेमडा की वैल्यू क्या है, कंपेयर। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सर हम पहले C और D निकाल लो। C और D, बेटा C और D पॉइंट निकालना आसान काम नहीं है कि हम लोग C और D पॉइंट निकाल करके उसमें पुट कर, क्योंकि C और सर्कल और लाइन को सोल्व करना अवॉइड किया जाता है। सर्कल और लाइन को सोल्व करना अवॉइड किया जाता है। अब बच्चों बता दो कंपेयर करने पे क्या होगा। लेमडा प्लस 4 अपॉन 12, जल्दी से बताओ मुझे वैल्यू। ट्वाइस ऑफ लेमडा प्लस 1 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 40। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेमडा? लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस का 8/5। आपके पास सर्कल आ गया, सर्कल आ गया तो देख लो आप क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में देखो सर्कल पूछा था, तो सर्कल में अल्फा बीटा गामा सब आ गया, यहाँ पुट कर देंगे और ए का वैल्यू 2 आ ही चुका है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 12.4। जो जिस एक्सप्रेशन में पूछा गया है उसका आंसर आता है 12. क्लियर हो गया 50 क्वेश्चन? काफी बच्चों को डाउट था इसके अंदर। चलें आगे चलें, जल्दी बोलो। चलो अगला है बच्चों पेपर 2 का 37। देखो पेपर 2 के 37 में मैं फटाफट से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये एक तो ये गलत लिखा हुआ है ना, दो टेंजेंट्स हैं, एक ये टेंजेंट है एक ये टेंजेंट है, पैराबोला, जो कि कहाँ पर टेंजेंट एट वर्टेक्स इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो इन दोनों पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन। जल्दी से उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बताइए। आ जाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू। आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया। अब आपको पता है फोकस निकाल सकते हैं अपन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट एट वर्टेक्स मीट एट द टेंजेंट, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट मीट एट द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों परपेंडिकुलर होंगे, m1 m2 इक्वल टू -1। इसी प्रकार से इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1। यहाँ से आपका फोकस आ जाएगा सोल्व करने पे ओरिजिन, फोकस आ गया ओरिजिन। अब देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको पता है और आपको फोकस पता है। फोकस की टेंजेंट एट वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है a, sm।
तो फोकस आ गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी √5। तो आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी बेटा 4a, दैट इज 4 √5। चमक गया क्वेश्चन पैराबोला का। तो आपके आंसर्स ये आते हैं। फोकस आपका ओरिजिन आ रहा है एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालेंगे? दिस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट वर्टेक्स, सो दिस विल बी x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा एंड दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन। फोकस से पास करती है तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सिस। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? जल्दी बोलो। फोकस कैसे आया? फोकस कैसे निकालेंगे बेटा? फोकस के लिए देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी टेंजेंट के ऊपर, फोकस की क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी भी टेंजेंट के ऊपर, सपोज इसके ऊपर कोई टेंजेंट है, मान ले कोई टेंजेंट, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहां से यदि परपेंडिकुलर डालोगे तो इस पे कट करता है, नहीं कट करता? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है आपको, तो ये पॉइंट यदि सपोज अल्फा कोमा बीटा है तो स्लोप इक्वेट कर दो, -2,4 के साथ उसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? बीटा -4 अपॉन अल्फा +2। इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? 1/2, तो ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार से इस लाइन का स्लोप दैट इज बीटा -0 अपॉन अल्फा -2। ये कितना है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप एक तरीके से इनफाइनाइट माने तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, वहां से फिर निकाल, सॉरी मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या? चेक करो एक बार, फोकस क्या आ रहा है? यहाँ से फोकस आ रहा है या नहीं आ रहा? चेक कर लो। सॉरी, ये इनफाइनाइट थोड़ी होगा, ये 0 होगा, ये आपका 0, तो बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ बीटा इक्वल टू 0 पुट करने पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, तो अल्फा आ जाएगा आपका माइनस, अल्फा भी 0। ठीक है, समझ में आ गया फोकस कैसे निकालेंगे? जिनको डाउट था फोकस का स्लोप से, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, कि एक एलिप्स है जिसके ऊपर अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉन करे एट P1, P2, P3, Pn। टेंजेंट ड्रॉन एट P1, P2, P3, Pn इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस T1, T2, T3, Tn। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। Pi पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो मेजर एक्सिस को Ti पे कट करती है। क्या बोले अपन कि Ti पॉइंट पर किसी एलिप्स पर Pi पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो मेजर एक्सिस को Ti पॉइंट पे कट कर रही है। मींस
लेट्स से इस पॉइंट पर अपन ने कट टेंजेंट ड्रॉ करी पी आई पॉइंट पर, तो वो इसको टी आई पे कट करेगा। एस एंड एस आई, एक फोकस ये होगा एस और एक फोकस ये होगा एस। तो एक बार तो हमें डेल्टा पी आई टी आई एस की बारे में बात करनी है और एक बार डेल्टा पी आई टी आई और एस डैश के बारे में। इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट अपॉन पी आई टी आई, ये जो लेंथ है उसका स्क्वायर, इसका समेशन की एक सीरीज दी है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें। देखो आपको ये जो एरिया चाहिए था, एक तो चाहिए था पीटीएस और एक चाहिए था पीटीएस डैश, ये वाला पॉइंट है अपना पी, ठीक। तो अपन इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो पीटीएस का एरिया हाफ इंटू पीटी इंटू परपेंडिकुलर, तो ये ऑब्ट्यूज सिंगल ट्राइंगल है सपोज, अपने ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड इज द एस एन, और बाहर वाले का इस वाले का पी एस डैश एन, इस वाले का एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ पी टी इंटू एस डैश एन डैश। और आप लोगों को पता होगा, देखो ये तो हो गया पी टी और पी टी का स्क्वायर। फोकस से किसी भी टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, फोकस से किसी भी टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है एस एन इंटू एस डैश एन डैश, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बी स्क्वायर के इक्वल होता है बच्चों। तो ये आगे पी टी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। तो अपने को यदि इसके अंदर पुट करें अपन इस वाले रिलेशन के अंदर, तो हर जगह ही डेल्टा देखो पीटीएस डेल्टा पीटीएस डैश अपॉन पीटी स्क्वायर, जिस रिलेशन की आप बात कर रहे हो उसके लिए इनकी वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर बाई 4। तो हर जगह ही इस समेशन की वैल्यू पीटी बी स्क्वायर बाई 4 होगी। तो ये कितनी बार होगी, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था इलिप्स में, बी स्क्वायर का वैल्यू बता दो इलिप्स में अंदर कितना था, बी स्क्वायर का वैल्यू था 9। तो बी स्क्वायर का वैल्यू यदि आप 9 पुट करोगे वहां पर, तो ये आ जाएगा 9/4। ये कितने टाइम्स है समेशन के अंदर बेटा, n टाइम्स है। तो ये आ गया अपना 9/4 n इक्वल टू 18, तो n का वैल्यू आ गया 8। यदि n का वैल्यू बच्चों 8 आ गया तो अपने को पूछा गया इसका वैल्यू, तो बताओ n स्क्वायर प्लस 1/2, इसका वैल्यू कितना होगा 64 प्लस 1 65/2, दैट इज 32.5। आपका जो आंसर होगा फाइनल वो होगा 32.5। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, और क्लियर हो गया तो बताओ कि फाइनल आंसर 32.5 है। क्लियर, चलें आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 49। में क्या गिवन है, ABCD पॉजिटिव रियल नंबर्स with A less than B less than C less than E. ABCD are the first 4 terms of an AP and ABD are the first 3 terms of a GP. इस रेशियो के बारे में बात करनी कि रेशियो यदि लैम्डा बाई म्यू के इक्वल है तो लैम्डा स्क्वायर पर म्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखो ABCD फर्स्ट 4 टर्म्स है AP की और ABD है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए GP। तो देखो A को यदि मैं x मानूं तो B होगा x प्लस D1, C होगा x प्लस 2D1 और D होगा x प्लस 3D1। यस और नो, जल्दी बताओ होगा या नहीं होगा। अब मुझे ABD GP के अंदर दिए हैं, तो GP के अंदर दिए हैं तो B इसका स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू A इंटू D, यहाँ पुट कर दिया अपन ने, इससे रिलेशन आ गया। तो यहाँ से इस रिलेशन से बेटा आपके पास दो वैल्यू आ रही है, D1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स D1 से अपने पास दो रिलेशन आए। बताओ दो रिलेशन आएंगे या नहीं आएंगे। एक तो आ जाएगा x इक्वल टू D1 और एक आ जाएगा D1 इक्वल टू 0, और D1 0 होगा नहीं। D1 0 क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव रियल नंबर से ABCD डिस्टिंक्ट है। देख लो ABCD यदि डिस्टिंक्ट होंगे तो D का वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा D1, तो वो D1 0 था नहीं, x का वैल्यू आ गया D1। तो पहला टर्म कितना आ गया D1, दूसरा टर्म आ गया 2D1, तीसरा आ गया 3D1, फोर्थ आ गया 4D1। तो अपने को AD अपॉन BC की वैल्यू पूछी थी, तो A की जगह आ गया D1, B
बी की जगह आ गया ये और सी ये आ गया, इनकी वैल्यू आ गई 2/3। ये वैल्यू अपने को कितना दिया है, लैम्डा बाई म्यू के इक्वल है, तो 2/3 दिस थिंग। बताओ 2/3 के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा है? तो लैम्डा बाई म्यू यदि 2/3 के इक्वल आ चुका है बेटा, तो 2/3 इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, एंड म्यू एंड लैम्डा आर को प्राइम, सो लैम्डा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 3, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 + 9, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 30। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो मेजरली जो डाउट पूछे गए थे वो यही थे बच्चों। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।